हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू द हाइट्स गाइज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज से हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस है, तो आप उनके पेपर उठाकर देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके जो शासक हुए या फिर इन वंशों के अंतर्गत जो जो मुख्य घटनाएं हुई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी मज़े से हम पढ़ने वाले हैं इसे। तो दोस्तों, अब तक हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस तरीके से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत से पूर्व ही भारत में अरब आक्रमण और तुर्क मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तुर्क मुस्लिम आक्रमण में दो साम्राज्यों ने आक्रमण किए थे। एक तो था गजनवी साम्राज्य जिसमें मुख्य शक्तिशाली शासक महमूद गजनवी हुए, और एक था गौर वंश जिसके शक्तिशाली शासक हुए मोहम्मद गोरी, जिनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भारतीय भूभाग मोहम्मद गोरी के द्वारा विजित कर लिए जाते हैं तो मोहम्मद गोरी अब यहाँ पर डायरेक्टली अपना शासन न करते हुए पुनः अपने साम्राज्य की ओर लौटने लगते हैं। और यहाँ के जो जीते हुए भूभाग थे, हमने इस बारे में डिस्कस भी किया है पहले लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यहाँ के जो भूभाग थे उन्हें क्या करते हैं, ये उन्हें अपने अधीनस्थ सेना नायकों को सौंप कर चले जाते हैं। वे कहते हैं कि आप यहाँ पे शासन करना, ठीक है, यहाँ पे रह के, और वो अपने साम्राज्य की ओर लौटने लगते हैं। अब दोस्तों लौटने के दौरान क्या होता है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे, 15 मार्च 1206 ईस्वी में इनकी एक लड़ाई होती है खोखरों के साथ में। खोखर कौन थे? ये एक जाति के व्यक्ति है, ठीक है, एक विशेष जाति के व्यक्ति है। इनके साथ में मोहम्मद गोरी की एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में लगभग खोकर परास्त होने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डेट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किनके द्वारा हत्या की जाती है? तो खोखरों के द्वारा हत्या की जाती है। कब हो गई थी हत्या मोहम्मद गोरी की? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने अभी कहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम सल्तनत काल को देख लेते हैं। सल्तनत काल ये कहाँ पर भारतीय भूभाग पर स्टार्ट हुआ था और किनके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो मोहम्मद गोरी के जो अधीनस्थ सेना नायक थे वही इनके शासक बनते हैं इस काल के अंतर्गत आने वाले वंशों के। तो देख लेते हैं पहला वंश कौन सा है। पहला वंश है गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सारी ही डायनेस्टीज को हम क्रमबद्ध रूप से आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन होता है भारतीय भूभागों पर। उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन भारतीय भूभाग पर होता है। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश का शासन 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक रहता है। तुगलक वंश के अंतिम शासक जो होते हैं ना दोस्तों, उन पर तैमूर लंग होते हैं, उनका अटैक हो जाता है, आक्रमण होता है। वो घटना हम पढ़ेंगे। तो थोड़े समय तक तैमूर लंग का शासन चलता है और फिर सैयद वंश की स्थापना होती है। और सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चलता है सैयद वंश। उसके बाद में आता है अंतिम लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन चलता है। आज के इस लेक्चर में हम गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। गुलाम वंश के शासकों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सारे ही शासक तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, लेकिन क्रमबद्ध रूप से गुलाम वंश के शासकों को हम देखते हैं। क्या है गुलाम वंश में इंपॉर्टेंट? तो गुलाम वंश, जिसे इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। तो ये मोहम्मद गोरी के प्रमुख सेना नायक थे, जिन्हें मोहम्मद गोरी भारतीय भूभाग सौंपकर जाते हैं, और विशेष रूप से पश्चिमी भूभाग कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो संस्थापक कौन हुए? गुलाम वंश के। गुलाम वंश के संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है ये? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। तो लाहौर को राजधानी बनाते कुतुबुद्दीन ऐबक। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम में।
क्वेश्चन आता है गुलाम वंश की राजधानी, सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और सेना नायक थे। ठीक है, इनके अधीनस्थ काम करते थे, अर्थात इनके गुलाम थे, और इसी नाम से इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चूंकि ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसीलिए इन्होंने इस डायनेस्टी का नाम गुलाम वंश रखा था, स्लेव डायनेस्टी रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी उदार हृदय के थे, काफ़ी दयावान थे। कहा जाता है कि काफ़ी दयावान थे, उदार थे और लाखों का दान करते थे। ठीक है, गरीबों में लाखों का दान करते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाख बख्श। लाख बख्श का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लाखों का दान करने वाला। लिख लेंगे ब्रैकेट में, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, इसीलिए लाख बख्श। क्वेश्चन आता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो देखना वहां पर भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कई मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, कई स्मारक बनाए गए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने किन किन स्थापत्य कला में क्या क्या किया इन्होंने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है? ये एक स्मारक है, एक बहुमंजिला स्मारक है जिसका नाम है कुतुब मीनार। उसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? काफ़ी बुक्स में ये फैक्ट ऐसे लिखा हुआ था, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करवाया गया था, ये अधूरी रह गई थी और इसे आने वाले शासक इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है, पूरा करवाया जाता है। इसीलिए ये फैक्ट इस तरीके से लिखा होता है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसे पूर्णतया तैयार किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। कुतुब मीनार क्या है? ये एक बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिला इमारत। ठीक है, एक स्मारक भी बोल सकते हैं इन्हें, बहुमंजिला इमारत भी है। कहां पर है? तो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में ये फैक्ट भी आप लिख लेंगे। एक बहुमंजिला इमारत है, स्मारक है, और कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नींव किसने डाली थी इसके निर्माण की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली थी इसकी नींव। और इसे पूर्ण रूप से तैयार किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश, जो अगले शासक बनेंगे आपके गुलाम वंश के, उन्होंने इसे कंप्लीट करवाया था। किसे? कुतुब मीनार को। अगला फैक्ट देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है भारत की ये पहली मस्जिद बनाई गई थी, दिल्ली में बनाई थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आप फैक्ट ऐसे लिखेंगे, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और कहा जाता है भारत की ये पहली मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सारे ही पॉइंट लिखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया था। कहाँ किया था? हमने राजपूत काल में जब चौहान वंश पढ़ा था वहां पे किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये पहले एक विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। यहाँ पे संस्कृत जो विषय है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। ये एक विद्यालय हुआ करता था और इस विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठाभरण। कई बार मैंने डिस्कस किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था इसका? सरस्वती कंठाभरण नाम था इस विद्यालय का, कंठाभरण। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इस विद्यालय का निर्माण चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हुआ था।
किसके द्वारा हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हुआ था, जिसका एक अन्य नाम बीसलदेव है। ये पूरा हमने डिस्कस किया है चौहान वंश में, आप देखिएगा। तो ये जो सरस्वती कंठाभरण है, इसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाते हैं सरस्वती कंठाभरण इस विद्यालय को तोड़कर। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बिहार में जो स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ध्वस्त करवाया था। किसने ध्वस्त करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त करवाया था। किसकी सहायता से? तो उस समय इनके सेनानायक हुआ करते थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी पहले मोहम्मद गोरी के सेनानायक थे, उसके बाद में ये गुलाम वंश में किसके अंतर्गत काम करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत काम करते। तो ये क्या थे? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। सारे ही फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जब चल रहा था तभी 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। किस साम्राज्य के अंतर्गत 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ था? गुलाम वंश गुलाम साम्राज्य के अंतर्गत 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। तो क्वेश्चन को कैसे भी किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, तो सारे ही फैक्ट याद रखेंगे। अब दोस्तों होता यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार चौगान नामक गेम खेलते हैं। चौगान ये एक ऐसा खेल है, आप समझ सकते हैं पोलो। ठीक है, पोलो गेम कैसे होता है ना कि 2 टीम होती हैं, जैसे कि फुटबॉल और हॉकी में होती है 2 टीम, इसी तरीके से पोलो गेम में भी 2 टीम होती है और बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। फुटबॉल का ग्राउंड के जैसे होता है ना, हॉकी वगैरह खेलते हैं उसका ग्राउंड होता है, एज इट इज ग्राउंड होता है। और उसमें 2 टीम होती है और ये टीम हॉर्स पे बैठी होती है ना, घोड़ों पे सवार होती है टीम। इनके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक होती है, बॉल होती है ग्राउंड में, और उस बॉल को अपने एक गोल पे, ठीक है, जैसे फुटबॉल में गोल किया जाता है ना, ऐसे गोल पे पहुंचाना होता है। जो टीम सबसे ज्यादा गोल करती है वो विजय घोषित होती है। ठीक है, तो ऐसा गेम होता है चौगान का गेम, जिसे इंग्लिश में पोलो कहा जाता है। कौन सा गेम? चौगान। लिख लेंगे पोलो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरीके का एक गेम होता है पोलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार ये गेम खेल रहे होते हैं अपनी टीम के साथ में, और उस समय ये क्या होता है, घोड़े पे से गिर जाते हैं, हॉर्स से गिर जाते हैं, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। वो ईयर कौन सा था? 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो चौगान ये गेम खेलते हुए ये घोड़े से गिर जाते हैं और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का जो ईयर है वो याद रखेंगे, 1210 ईस्वी में इनकी इस तरीके से मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते वक्त। तो गेम का नाम भी याद रखेंगे, नाम क्या है? चौगान। तो दोस्तों यहाँ पे मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समाप्त हो गया। कब से कब तक चला? तो 1206 ईस्वी में ये शासक बनते हैं और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका टाइम भी लिख लेंगे, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। काफी कम समय के लिए शासक रहे, 4 वर्षों के लिए ही ये शासक रहे, लेकिन स्थापत्य कला में इन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए। आगे चलते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन को कहाँ दफनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन को लाहौर में दफनाया जाता है। लाहौर चूंकि गुलाम वंश की राजधानी थी उस समय पर, इसीलिए वहीं पर इनको दफनाया जाता है। कहाँ पे? लाहौर में इन्हें दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अब गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह को अगला शासक बनाया जाता है। गुलाम वंश के अगले शासक कौन होते हैं? आराम शाह होते हैं। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह इनके नाम की तरह काफी आराम करते हैं, मतलब अयोग्य शासक सिद्ध होते हैं। और ये अयोग्य होते हैं इसीलिए लाहौर के जितने भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, जितने भी अमीर व्यक्ति थे, उनके द्वारा आराम शाह का काफी विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन्हें शासक के तौर पर देखना पसंद नहीं करते हैं। ये काफी अयोग्य सिद्ध होते हैं आराम शाह, इसीलिए बहुत कम समय के लिए शासक बने रहते हैं। कहा जाता है कि आराम शाह का शासनकाल केवल 8 माह का था। कितना? 8 मंथ का। 8 माह तक ही ये शासन कर पाते हैं। उसके बाद में वे जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे लाहौर के, ठीक है, वे किसका नाम आगे बढ़ाते हैं? तो वे कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद, जिनका नाम इल्तुतमिश था, उनका नाम आगे बढ़ाते हैं कि आपको शासक बनना चाहिए, आपको गद्दी, राजगद्दी गुलाम वंश की संभालना चाहिए, क्योंकि आराम शाह काफी अयोग्य शासक थे।
तो इल्तुतमिश आराम शाह से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसमें आराम शाह को परास्त कर देते हैं। इजीली वो सरलता से परास्त हो जाते हैं ये। और आराम शाह के बाद में गुलाम वंश का अगला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश बनते हैं। नाम क्या है? इल्तुतमिश। ये शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 1210 ईस्वी से, सॉरी 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गुलाम वंश के अगले शासक बनते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इल्तुतमिश ने कई ऐसे काम करवाए थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वे अधूरे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इन्होंने 4 वर्ष तक ही शासन किया था, इसीलिए कई कार्य इन्होंने स्टार्ट करवाए लेकिन वे कंप्लीट नहीं हुए थे। और इनको पूर्ण करने का कार्य कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनके बारे में भी चीज़ें। सो लेक्चर को यहीं पे अब वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। दोस्तों लेक्चर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ना इसे। हम इसी तरीके से सारी डायनेस्टीज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन सारे पॉइंट, सारे फैक्ट, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, चैनल के साथ में, वीडियोस के साथ में, मेरे साथ में हमेशा इसी तरीके से बने रहिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय बाय।